ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब इसके देख लीजिए, रिलेशन ए एंड आर के बारे में बताना है। मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था कि इसमें 2 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो होता है बॉडी डायगोनल और दूसरा होता है फेस डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, वैल्यू अगर याद है फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल की, तो इसमें कहीं भी रिलेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो वैल्यू लिखे दे रहा हूँ। जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट किसका इसका बॉडी डायगोनल BCC का होता है। BCC का कितना होता है? BCC का हमारा होता है अंडर रूट 3a होता है। क्या होता है? अंडर रूट 3a होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? जो BCC का बॉडी डायगोनल होता है वो अंडर रूट 3a होता है। और बॉडी डायगोनल होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, जो इस कोई भी 2 एटम्स ले लो, किसी भी कोने, इस कोने से लेकर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक ले लो, या उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले लो। एक रूम है, ठीक है, रूम का कोई भी ऊपर से नीचे वाला कॉर्नर ले लो, अपोजिट साइड वाला, तो वहां से उस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी? हमारी बॉडी डायगोनल। तो इसी को ही बॉडी डायगोनल कहते हैं। जो इस एटम से इस एटम के बीच की डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं? बॉडी डायगोनल कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3a। क्लियर? यहाँ पे देखो, अब इन दोनों एटम्स की जो रेडियस होगी वो आपको पता है। जैसे रेडियस ले लें हम 2 एटम्स, एक ये ले लिया, ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसकी रेडियस r हो जाएगी। क्लियर? दिख रहा है? इसका रेडियस r हो जाएगी। और जो दोनों की डिस्टेंस होगी, अभी मैंने बताया ना, ये एटम्स बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल में बीचों बीच बॉडी सेंटर भी पड़ रहा है। चाहे यहाँ से यहाँ तक लाओ, चाहे इधर से देखो, बीच में बॉडी सेंटर पड़ रहा है, मीन्स आधे पर पड़ रहा है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3a इंटू 1/2। तो इसको सीधा सीधा अंडर रूट 3a/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? r और r कितना हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a/2। ये हो गया क्या? ये हमारा रिलेशन आ गया a और r में। समझ में आया? ये बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट 3a होती है। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये हाफ है, यहाँ पे बॉडी सेंटर भी है, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब हाफ से मल्टीप्लाई किया गया तो अंडर रूट 3a/2 हो गया। और बस r और r क्या हो जाएगा? 2r। दो एटम्स की जो रेडियस होगी वो 2r हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a/2 हो गया। क्लियर? इतने बात। अब हम लोग चलते हैं FCC की तरफ। ठीक है, FCC की तरफ चलते हैं, फेस सेंटर की तरफ। FCC फेस सेंटर है, सेंटर दोनों लिख सकते हो, सेंटर क्यूब। स्ट्रक्चर बना लें इसका, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। देखो FCC में कितने एटम्स होते हैं टोटल? फेस सेंटर है ये, फेस सेंटर क्यूब है,
कितने हुए टोटल? 8 हो गए। अब देखो फेस सेंटर में क्या होता है, इसमें 8 एटम्स तो होते ही हैं, 8 के साथ साथ इसमें फेस सेंटर में भी एटम्स होता है। अब फेस सेंटर क्या होता है, देखो जैसे हमारा ये रूम हो गया, रूम में 4 कॉर्नर हो गए, रूम हो गया, रूम में 4 कॉर्नर होते हैं। अब 4 कॉर्नर में एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड एटम हो जाएगा। मींस ये हो गया हमारा ऊपर वाला एटम्स, रूम में ऊपर वाला, ये हो गया हमारा साइड वाला, ये राइट साइड वाला हो गया, और ये डाउन वाला हो गया नीचे का। और यहाँ पर आपका एक पीछे वाली दीवार में होगा, और यहाँ पर दूसरा वाला फ्रंट के साइड में होगा, फ्रंट वाले साइड में होगा। जैसे अगर मैं बता दूं कि जैसे ये है, ये क्यूब है, तो इस क्यूब में 4 कॉर्नर तो है नहीं, और 8 एटम्स है, 8 एटम्स है। अब 8 एटम्स में देख लो, एक ये वाला एटम्स मान लो यहाँ पर लगा हुआ है इस साइड में, ठीक है, एक इस साइड में लगा हुआ, कितने हुए 5, एक इस साइड में लगा हुआ है फ्रंट पे 6, एक इस साइड में लगा हुआ है, कितने हुए 7, और एक साइड में लगा हुआ है, कितने हुए 8, ठीक है। टोटल साइड में भी लगे हुए हैं, तो टोटल काउंट कर लो कितने हुए 8, तो वो है ही टोटल कॉर्नर पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो FCC में टोटल कितने होते हैं 14 एटम्स होते हैं। अब देखो पॉइंट पे चलते हैं अपने, ये इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। 4 कॉर्नर में हो गए, लेफ्ट राइट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, बैक और फ्रंट हो गए, क्लियर। पॉइंट पे चलते हैं। 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड 8 एटम्स कितने हो गए टोटल 8 हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो प्लस 6 एटम्स, 6 काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 एट कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे हो गए एट फेस सेंटर, क्लियर। 8 कॉर्नर पे हो गए और 6 किस पे हो गए फेस सेंटर पे हो गए। टोटल कितने हो गए 14 हो गए, ठीक है। अब शेयरिंग एटम्स कितने हैं, शेयरिंग एटम्स कितने हैं, क्लियर, सबको पता है 1/8 है, 1/8 है, क्लियर। अब देखो शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर, शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर। अब ये बात यहाँ पर समझो कि क्या कहा गया है, शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर। तो शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर इसलिए कहा गया है कि जैसे ये वाला क्यूब है आपके पास, ये वाला क्यूब है, अगर इसके ऊपर फेस सेंटर की बात की गई, फेस सेंटर की बात की गई है, तो अगर एक क्यूब ये है, इसके ऊपर अगर एक क्यूब और रख दिया जाए, तो जो ये वाले एटम्स होंगे, ये वाले एटम्स ये दोनों में कंबाइन हो जाएंगे, मींस ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले में भी रहेंगे और नीचे वाले में भी रहेंगे। जैसे 2 कमरे जब होते हैं तो दोनों कमरों की जो बीच की दीवार होती है वो कंबाइन होती है, वो इस कमरे के लिए भी होती है और उस कमरे के लिए भी होती है। जैसे 2 कमरे हैं पास में, तो ये दोनों कमरों के बीच की दीवार है जहाँ से डिवाइड होते हैं दोनों कमरे, तो जो बीच की दीवार होती है वो हाफ दोनों में डिवाइड होती है। तो उसी तरह से इसमें भी है, जो ये वाले आइटम्स हैं ये ऊपर वाले में भी वर्क करते हैं और नीचे वाले के लिए भी। तो इनको क्या कहा गया है, शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर। मेन शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर कितना है, हाफ है, आधे डिवाइड ऊपर भी और नीचे वाले के लिए भी। तो अब देखो इसका जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकाला जाता है। देखो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, जेड इफेक्टिव
नंबर कैसे होगा, 8 एटम्स हैं इंटू 1/2 यहाँ लिख दो, 8 एटम्स हैं, कितने से शेयरिंग करते हैं 1/8 से, प्लस 6 फेस सेंटर पे हैं, 6 फेस सेंटर पे हैं, क्लियर। और कितने शेयरिंग करते हैं फेस सेंटर पे 1/2, क्लियर। कट गया 1 बचा, 3 1 जा 3 2 जा 6। जेड इफेक्टिव नंबर कितना आया 1 और 3 4, जेड इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या तेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। टोटल 8 एटम्स हैं, टोटल कितने हैं 8 एटम्स हैं, और कॉर्नर पे 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और 6 एटम फेस सेंटर पे हैं। 8 एटम्स कॉर्नर पे और 6 एटम फेस सेंटर पे हैं। टोटल कितने हुए एटम्स 14 हो गए, क्लियर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड 6 एटम्स एट फेस सेंटर। शेयरिंग एटम्स कितने हैं 1/8 है। शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर, जो फेस सेंटर वाले एटम्स हैं उनकी शेयरिंग कितनी है हाफ हाफ है। क्यों, क्योंकि वो कंबाइन होते हैं दोनों तरफ, साइड में भी तो क्यूब होगा, ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। तो वो हाफ हाफ कंबाइन होते हैं, इसलिए उसको शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर हाफ रखा गया है। ये चीज नहीं दिख रही होगी तो इसको मैंने बॉक्स में कर दी, देख लेना। और जेड इफेक्टिव नंबर 8 एटम्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशन रखता है, प्लस 6 फेस सेंटर होते हैं और 6 में हाफ फेस सेंटर क्या है शेयरिंग है। बाकी कैलकुलेशन कर लो 4 आ जाएगा, क्लियर। जेड इफेक्टिव नंबर हमारा कितना आया 4 आया। अब देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं, क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं, इसका देखो नोट कर लो फिर आगे बढ़े। इसके को ले लो, सीएन नंबर पे आते हैं इसके, वो कैसे आएगी देखो। अब देखो सीएन नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोई भी फेस सेंटर का एक एटम्स ले लो, कोई भी, चाहे ये ले लो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे बैक का, चाहे फ्रंट का, कोई भी एक ले लो। जैसे हमने ये क्यूब लिया और मान लो ये वाला ले लिया, तो ये ऊपर है तो इसको हम ऊपर रख देंगे। तो जब ये मैंने ऊपर रखा, ठीक है, जब मैंने इसको ऊपर रखा तो जो ये वाला एटम्स है ये साइड के चारों एटम्स को क्या करेगा टच करेगा, क्लियर है, टच करेगा, ठीक है। कितने एटम्स को टच कर रहा है 4 एटम्स को, यहाँ 4 लिखो, कितना 4 प्लस अभी फेस सेंटर के भी है। अब जैसे ये मैंने ऊपर रखा तो ये 4 को कर रहा है, अब फेस सेंटर वाला मान लो साइड का ले लो, ये अगर ये वाला इसको टच हो रहा है तो ये वाला भी तो इन चारों से टच हो रहा है फेस सेंटर से। कोई भी ले लो, चाहे इस साइड का ले लो, चाहे इस साइड का, चाहे इस साइड का ले लो, 4 को ही टच हो रहा है 4 को, तो 4 इसके हो जाएंगे, 4 ये हो गया प्लस। अब देखो तीसरा फेस सेंटर इन अनदर यूनिट सेल। अनदर यूनिट सेल का मतलब है कि जैसे मैं बताता हूँ, ये यूनिट सेल है, अगर इसके ऊपर मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगी, तो अगर इसके ऊपर एक यूनिट सेल और हो, क्लियर, तो इसमें का भी एक एटम्स कोई भी एक ले लो, वो चारों को ही टच करता है, चाहे ये ले लो, चाहे जो, अगर क्लियर है यहाँ पर एक एटम्स हम रख दें ऊपर की ओर तो वो भी इन चारों को टच करेगा, या अगर इस किसी भी हम साइड में रख देंगे, इस साइड में रख देंगे तभी इस साइड वालों को चारों को टच करेगा, या फ्रंट में रखेंगे तब भी चारों को टच करेगा, क्लियर। तो चार ये हो जाएंगे अनदर यूनिट सेल के और अनदर यूनिट सेल के, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कौन से, ये हमारे कॉर्नर वाले हो गए, ये हमारे फेस सेंटर वाले हो गए, और ये हमारे हो गए कौन से अनदर यूनिट सेल। तो 4 4 4 कितने हो गए, कितने हो गए 12। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आया एफसीसी का 12 आया, क्लियर।
इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम इसके रिलेशन पे। देखो रिलेशन में क्या होता है इसके। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। देखो मान लो ये वाला आइटम है, ये वाला आइटम हमने ले लिया, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे? अगर इससे पहले वाले में अगर बीसीसी में हम चले जाएं तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग इस कोने कॉर्नर के आइटम्स को लिया था। अब मान लो हम लोग फेस सेंटर पे हैं तो फेस सेंटर वाले आइटम्स के पास से लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने दो आइटम्स को ले लिया। तो जो फेस सेंटर होता है, जिस तरह से बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होता है, उसी तरह फेस सेंटर की वैल्यू भी, सॉरी फेस डायगोनल की वैल्यू भी होती है। फेस डायगोनल की वैल्यू हम इधर लिखे जाएंगे। फेस डायगोनल कितनी होती है? √2a होती है, याद रखना, क्लियर है। फेस डायगोनल कितनी होती है? √2a होती है। तो एक एटम्स ये ले लो, एक एटम्स ये ले लो, एक एटम्स ये ले लिया, दूसरा एटम्स ये ले लिया। उसी तरह खेल जाओ जैसे उसमें खेले थे। आर ये हो गया, आर ये हो गया, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्लियर। और फेस डायगोनल कितना है? a, तो यहाँ से यहाँ तक की है वो फेस डायगोनल कितनी है? √2a है। लेकिन इसमें भी वहां आ जाओ, क्योंकि बीच में देखो कुछ सेंटर रखा हुआ है, बीच में भी एक एटम्स है, तो आधे आधे को डिवाइड कर देगा ना दोनों तरफ, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ना। और जैसे ही आधा आधा डिवाइड होगा तुरंत ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई होगा √2a/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a/2, क्लियर। a और r में डिफरेंस आ गया, क्लियर। इतनी बात नोट कर लो इसको। हो गया, इरेज कर दें। अब आते हैं हम लोग ईसी पे। एससी हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, और हमारा बचा क्या? ईसी। ईसी मतलब एंड सेंटर बोलते हैं उसको, एंड सेंटर। ईसी बोलते हैं इसको, एंड सेंटर, क्लियर। एंड सेंटर में आ जाओ। इससे ज़्यादा उसमें आता नहीं है, बताया दे रहे हैं इसको, नॉर्मली इसे समझ लो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है। कॉर्नर पे हो गया एक, इसका उससे ज़्यादा यूज होगा नहीं, बस एटम्स के बारे में बता दे रहे हैं। इसमें एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, क्लियर। एक ऊपर और एक नीचे होता है। या क्या है? या सेंटर क्यूबिक में नहीं आता है, क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है। जो ये इसी है, ये क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है। ये ऑर्थोरोम्बिक, अभी मैंने बताया था, इसी जो था वो ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में आया था। तो मैंने इससे पहले टेबल भी पढ़ाई है, जिसमें भी टेबल पढ़ाई है उसमें चेक करना, जिसमें ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में ही आता है। इसी जो है ये ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में ही आता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है। टोटल कितने आइटम्स इसमें आ जाए? टोटल 8 एटम्स प्लस, टोटल 8 एटम्स प्लस 2 एटम्स अपोजिट साइड। 2 एटम्स क्या है? अपोजिट साइड ऑफ फेस सेंटर,
बस इतनी बात क्लियर है, बस इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं इसके बारे में डालना है, बस ठीक है। ठीक है, जितनी बात इसके बारे में डाल लो इसी के बारे में, बस बहुत है। 8 एटम्स होते हैं, 2 अपोजिट साइड में होते हैं फिर सेंटर के, एक ऊपर और एक नीचे, बस इतना बहुत है। अब एक टेबल देख लो इसके बारे में। ठीक है, ये यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है, क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है, ये ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में आता है। टेबल में चेक कर लेना इससे पहले, रेस्ट कर लेना इसको। अब चलते हैं एक छोटी सी टेबल पे, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख दें जिससे आप लोगों को याद रहेगा, और जब वो टेबल याद रहेगी तो हो सकता है आप लोगों का आंसर जो हो वो गलत ना हो। जैसे पहला हम लोग ले लिए पॉइंट्स ले लिया, यहाँ पर ले लिया SC, यहाँ पर ले लिया BCC, यहाँ पर ले लिया क्या FCC। क्लियर है? अब इसको टेबल छोटी सी बना लो, यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे छोटे से बना लो कैसे, ये बना। ठीक, तो पॉइंट्स में सबसे पहले हमको क्या क्या लिखना है, देखो सबसे पहले इसका हमको जेड इफेक्टिव नंबर बताना है, उसके बाद सीएन नंबर बताना है, सीएन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये तीनों चीजें बतानी है किसकी, SC BCC और FCC की। तो देखो जेड इफेक्टिव नंबर SC का कितना होता है बताया था, 1 होता है, तो अभी हुआ था। ठीक है, BCC का कितना होता है, BCC का कितना निकाला था, BCC का 2 निकाला था, कितना 2 निकाला था। FCC का कितना निकाला था, FCC का कितना निकाला था, लगाओ 4, FCC का 4 निकाला था। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आ जाओ, SC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने निकाला था वो कितना था, SC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, BCC का 8 था और FCC का अभी निकाला है 12। क्लियर? अब रिलेशन पे आ जाते हैं, रिलेशन जो भी था, SC का रिलेशन क्या निकाला था, 2r = a निकाला था। क्लियर? और BCC का क्या निकाला था, 2r = √3a/2 निकाला था, और FCC का क्या निकाला था, 2r = √2a/2। क्लियर? ये टेबल याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, भूल जाओगे तुम लोग। ठीक है, टेबल देखो, टेबल देख लो। फिर चलते हैं कहाँ पे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना बता दे इसका, SC BCC और FCC का। बस वैसे ही ये हो जाए कंप्लीट, बस यूनिट सेल आपको कंप्लीट, कुछ नहीं यूनिट सेल में। ठीक है, ये नोट करो टेबल, रेस्ट करते हैं। ओके, आज बर्थडे है, आज बर्थडे है, बर्थडे प्लस माय बर्थडे। चलिए चलते हैं परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। तो देखते हैं परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल लिख दे इसकी, इधर से लिख दे, दिखाई देगा यहाँ पे, दिख रहा है। In a unit cell, the space occupied atom in a unit cell is called packing fraction. Is called
परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। नहीं समझ में आई? द स्पेस ऑक्यूपाइड आइटम इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड, अभी कॉल्ड लिखा है, इज परसेंटेज पी एप्लीकेशन, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो ऐसे ही द स्पेस ऑक्यूपाइड आइटम इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एक एटम्स कहाँ गया मेरा, ये गया। तो देखो ये क्यूब है, अब इसमें देखो कि जगह दिख रही है, चारों तरफ से जगह दिख रही है ना। अब यहाँ पे जगह जो दिख रही है, इसको जो इस एटम्स और एटम्स के बीच में स्पेस है, इसको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। जहां पर एटम्स के बीच में स्पेस दिख रही है उसे वॉइड बोलते हैं, और जहां पर स्पेस नहीं दिख रही है, एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, उसे हम लोग परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पर एटम्स ने अपना प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्पेस है, नहीं है, ये परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन है। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है ना, तो इसे वॉइड कहते हैं। क्लियर? आप पैकिंग फ्रैक्शन समझ गए क्या होता है? जहां पर एटम्स अपना प्लेस क्या किए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उसे परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है? और जो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 2D और 3D दोनों का निकाला जाता है। ठीक है? तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, सबसे पहले 2D का, सॉरी 2D का, 2D के लिए लिख रहे हैं। 2D का लिए परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? Z इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? तो 2D के लिए फॉर्मूला है। 2D के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, और जो 3D है, जो यूनिट सेल होती हैं वो 3D होती है। यूनिट सेल कौन सी होती है? 3D होती है। तो 3D के लिए क्या होता है? परसेंटेज पीएफ देखो, Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 भी कर लेना है यहाँ पे। ये हो गया 2D और 3D दोनों के लिए फॉर्मूले हैं। क्लियर? परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या है? पहला 2D के लिए फॉर्मूला है, दूसरा 3D के लिए फॉर्मूला है। यूनिट सेल जो होती हैं वो 3D होती हैं। तो Z इफेक्टिव वैल्यू, अगर वॉल्यूम वो 3D निकालना है तो वॉल्यूम लेना है, अगर 2D निकालना है तो एरिया लेना है। क्लियर? ये फॉर्मूले नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम निकालना बताते हैं कैसे निकालना है। ठीक है? अब हम आते हैं अपने यूनिट सेल पे। डेफिनेशन इरेज कर दे रहे हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। केस 1 पे हम लोग चलते हैं। इस पे केस 1 मींस SC, जिसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। तो देखो सिंपल क्यूबिक केस 1 में चले तो जो सिंपल क्यूबिक का जो Z इफेक्टिव नंबर होता है वो कितना होता है? Z इफेक्टिव कितना होता है? 1 होता है। Z इफेक्टिव कितना होता है? 1 होता है। दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम, तो जो एटम होता है गोल होता है, सर्कल की तरह होता है। जो एटम्स होता है सर्कल की तरह, एटम्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम। याद रखना ये बात, छोटी सी बात है, याद रखना। और जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा 3D होता है, साइड लेंथ है, तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो a क्यूब होगा। क्लियर? तो Z फॉर्मूला क्या था?
जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। क्लियर? ये फॉर्मूले पे रखते हैं। तो Sc का जो जेड इफेक्टिव नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? a क्यूब इनटू 100। इतनी बात समझ में आई? आप देखो ऊपर कितना होगा? ऊपर होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर जो a क्यूब है, तो अगर इसके रिलेशन में चले जाए, Sc में सिंपल क्यूबिक में हमने रिलेशन पढ़ाया था r a और r में, तो क्या था? 2r = a था। तो अगर a की जगह पे हम लोग 2r रख दें, a के फॉर्म r के फॉर्म में, a को हम लोग r के फॉर्म में रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब इनटू 100। क्लियर? अब इसको देखो आगे बढ़ते हैं। 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 अपॉन 8 r क्यूब। क्लियर? आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या क्या कट रहा है? r क्यूब से r क्यूब कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट रहा है। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर एक 100 दिया है, तो ये हो जाएगा π/6 इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू रख के 3.141, तो ये कितना आ जाएगा? 52.4% आ जाएगा परसेंटेज पीएफ हमारा। किसका? सिंपल क्यूबिक का। आ रहा है समझ में? जेड इफेक्टिव नंबर 1 का वॉल्यूम ऑफ एटम, होल होता है, सर्कल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इनटू 100। मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 4/4 पाई r क्यूब अपॉन 3। और a को हम लोग r के फॉर्म में लिख दिए हैं, क्योंकि रिलेशन पढ़ाया था सिंपल क्यूबिक में, पढ़ाया था, तो a को r के फॉर्म में रख दिया गया है। तो यहाँ 2r का क्यूब हो गया है इनटू 100 हो गया है। 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 अपॉन 2 का क्यूब किया गया 8 हो गया, r का क्यूब किया गया r क्यूब हो गया। क्यूब r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 8 से कट गया, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6 हो गया। पाई ऊपर बचा था, π/6 हो गया इनटू 100 हो गया। पाई की वैल्यू रख लोगे 3.141, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 से डिवाइड कर लोगे, 52.4% आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो। अब आगे चलते हैं हम इस पे। और हाँ एक चीज और, अगर ये हो गया परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, अगर कोई कहा कि वॉइड निकालना बताओ, जैसे मैंने बताया नहीं था कि जहां पर एटम्स अपना प्लेस अराउंड किए हुए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उसे तो पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जो स्पेस है उसे वॉइड कहते हैं। तो वॉइड निकालने का भी फॉर्मूला क्या होता है? वॉइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, वो 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है। क्लियर? वो 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है। जितना भी पैकिंग फ्रैक्शन आएगा उसमें से क्या करना? 100 माइनस कर देना, बस वॉइड आ जाएगा। क्लियर? देखो आगे चलते हैं। सिंपल क्यूबिक का समझ में आ गया। अब चलते हैं केस 2 पे। यहाँ पर चलते हैं केस 2, क्या है? बीसीसी। अब बीसीसी के लिए जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव क्या होता है? अभी पढ़ाया था, देखो देख लो। 2 होता है, ठीक है? 2 होता है, तो यहाँ तो जेड इफेक्टिव 2 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट से वही हो जाएगा a क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8/3 पाई r क्यूब अपॉन, अब देखो
अब यहाँ वाले a को r के फॉर्म में, सॉरी 100 पे लिख दो, भूल जाते हैं। अब यहाँ पर a को r के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आया था BCC का जो रिलेशन था वो क्या आया था, 2r = √3a/2 आया था। क्लियर? तो यहाँ a की वैल्यू निकालो, 4r = √3a आया था। क्लियर? अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a = इतनी आ जाएगी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, बस 4r/√3 ये आ जाएगा, बस हो गया। a को r के फॉर्म में लिख दिया। अब इसी a को हम लोग यहाँ रख देंगे, क्या लिखते हैं, 4r/√3 का क्यूब हो गया। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 8πr³ / 3/4 का जो क्यूब होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होगा, तो 64r³ √3 का जो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, √3 का क्यूब 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा और 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको कट कर दो, r³ से r³, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। क्लियर? और ये 3 से 3 कट कर दो। क्लियर? कट हो गया। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 8 जा 64। क्लियर? अब क्या बचा, यहाँ जो √3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा पाई से, तो क्या हो जाएगा, √3π, ये 8 अपॉन में आ जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। क्लियर? दिख रहा है? क्लियर? देख रहा है? अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये आ जाएगा कितना, 68% आ जाएगा परसेंटेज पे। एक वैल्यू डायरेक्ट लेना। क्लियर है? कैसे हो गया? आगे बढ़े? बोल देना जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से बता देंगे एक बार वीडियो में, लेकिन बोल देना। अब किसका निकालना है, FCC का निकालना है। क्लियर? केस 3 पे आते हैं, FCC पे आते हैं। तो FCC का जो जेड इफेक्टिव नंबर था वो कितना बताया था मैंने, FCC का जो जेड इफेक्टिव नंबर 4 निकाला गया था, और जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो कितना है, 4/3 पाई r³ है, और यूनिट सेल क्या है, a³ है। अब देखो जो a³ को इसमें भी r के फॉर्म में लिखना है, r के फॉर्म में तीनों को चेंज करना है। तो FCC का जो आया था 2r = √2a/2 आया था, 4r हो जाएगा √2a हो जाएगा। क्लियर है? तो a = 4r/√2 हो जाएगा। अब a को हम r के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। क्लियर? अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे एक एक जगह पे। देखो 4 4 जा 16 पाई r³/3/4r × 100 अपॉन √2 × 100। अब वो इरेज करें, देखो
कटने वाला है? क्यूब तो करते हैं पहले इसका। क्यूब हो गया। अब देखो 16 कटा हो गया 16 पाई आर क्यूब अपॉन 4 है, 4 का क्यूब करो 16 सॉरी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 हो गया 64 आर क्यूब अपॉन अंडर रूट 2 का क्यूब करो मल्टीप्लाई कर दो क्यूब 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब देखो 16 1 जा 16 16 4 जा 64 आर क्यूब से आर क्यूब कटा 3 से 3 कटा क्लियर। मिस्टेक हुई क्या? सही है 4 का 64 हो गया आर का क्यूब हो गया अंडर रूट 3 का यहाँ मिस्टेक हुई इसको 2 रूट 2 करो यह मिस्टेक हुई क्या बताते हैं 2 रूट 2 होगा ठीक है 2 रूट 2 होगा इसको कट कर दो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया इसको भी कट कर दो ये भी अंडर रूट 2 से कट हो जाएगा क्लियर। ये 2 से रूट 2 कट गया और जो यहाँ पर 3 था मैंने 3 कट कर दिया था 3 नहीं था तो 3 नहीं कट होगा 3 ऐसे ही रहेगा। अब क्या बचा पाई बाई पाई ऊपर बचा 3 रूट 2 इधर बचा पाई बाई 3 अंडर रूट 2 इंटू 100। अब इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना 74% आ जाएगा परसेंटेज पीएफ क्लियर लगा लो। वाइड निकालने में इसका 100 माइनस कर देना बस वाइड निकाल आएगा 100 माइनस परसेंटेज पीएफ फ्रैक्शन रेस करें तो एफसीसी एससी बीसीसी तीनों के परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकल चुके हैं ठीक है। तो अब इसके चलते हैं एक छोटी सी टेबल है यूनिट सेल परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हो गया उसके बाद वाइड निकालो टेबल याद रखना छोटी सी है ये बना लो एससी हो गया बीसीसी हो गया और एफसीसी हो गया। परसेंटेज पे फ्रैक्शन पे जाए तो एससी का कितना निकला था 52.4% निकला था बीसीसी का 68% आया था एफसीसी का 74% आया था। वाइड निकालना 100 माइनस सब में से 100 माइनस कर देना 47.4% निकला था और इसमें निकला था कितना 32% निकलेगा और इसमें निकलेगा 26%। टेबल बना देना 6 चल रहा है क्लियर। यहाँ पे ये माइनस कर लेना यहाँ पे 4 है तो यहाँ 6 हो जाएगा 47.6 क्लियर। टेबल बना लो बन गई। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ठीक है। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए ओके बाय।